तो हमने कल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करे थे कोलोइडल सॉल्यूशन के, और हमने उसकी प्यूरिफिकेशन के मेथड्स भी देखे थे। जो डायलिसिस है वो इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और एक हमने अल्ट्राफिल्ट्रेशन करा था, उसमें जो कोलोडियन है ना, एक बार उस पर भी क्वेश्चन आया कि व्हाट इज कोलोडियन। तो अब नाउ वी विल डू द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो जो एक तरीके से पूरा जो हम कोलोइड वाला पार्ट कर रहे हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो अब ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ज़्यादातर हर प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चंस आए होंगे। पहले तो जैसे हमने कुछ जनरल ही लिखी हुई है कि भाई जनरली हम देखें तो कोलोइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। हेट्रोजीनियस समझते हो, मतलब दो चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है, जस्ट वो डिस्पर्स्ड है, उसमें फैली हुई है। और ये भी हमने देखा था कि जो कोलोइडल हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो फिल्टर पेपर में से तो पास हो जाएंगे कोलोइडल पार्टिकल, बट दे कांट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। वो एनिमल मेम्ब्रेन में से पास होकर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और भी देखो कुछ प्रॉपर्टीज थी कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व देम फ्रॉम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। उसको भी अभी हम इन प्रॉपर्टीज में ही देखने वाले हैं। ठीक है, फिर जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनका हम मॉलिक्यूलर मास, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी स्पेशली ऑस्मोटिक प्रेशर से इजीली मेजर कर सकते हैं। ध्यान करना, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्वेश्चन भी कराया था कि मैक्रोमोलिक्यूल्स की जो मॉलिक्यूलर मास है वो हम ऑस्मोटिक प्रेशर से मेजर करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसको तुम अगर दोबारा देखना चाहो तो सॉल्यूशंस में से एज अ क्वेश्चन आंसर ही है, वहाँ भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स थे। अब हम एक एक करके प्रॉपर्टीज पर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी, एंड दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। बहुत आसान है, एकदम सिंपल है डेफिनेशन भी, बट अ वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अ कोलोइडल सॉल्यूशन। इन्हीं प्रॉपर्टी में हम इस चीज को समझेंगे कि वाई अ कोलोइडल सॉल्यूशन गेट स्टेबल। जो हमने प्रिपरेशन में आधी चीज छोड़ दी थी ना, कि हमने बस उनको कोलोइडल रेंज में कन्वर्ट कर लिया था पार्टिकल्स को, अब यहाँ हम एग्जैक्टली समझेंगे कि कैसे कोलोइडल रेंज में कन्वर्ट होने के बाद जब हम उसको किसी लिक्विड में या किसी भी डिस्पर्शन मीडियम में जब हम उसको डालते हैं तो कैसे वो एक स्टेबल सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो उसका थोड़ा थोड़ा एक तरीके से एक्सप्लेनेशन ब्राउनियन मूवमेंट से भी आती है, बट एग्जैक्ट अभी हम उसके बाद से बाद वाली प्रॉपर्टी में देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली वी विल डू द ब्राउनियन मूवमेंट। तो रॉबर्ट ब्राउन नाम का ना बेटा एक बॉटनिस्ट था, जो बॉटनी पढ़ाते हैं ना, जैसे जो बायोलॉजी होती है वो जूलॉजी और बॉटनी में डिवाइडेड होती है। जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं और बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं उनको हम बॉटनिस्ट कहते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन एक क्या था, बॉटनिस्ट था। उसने देखा जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो पराग कण होते हैं ना, तो उनको जब ऐसे पानी में डालते हैं और माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ऐसे 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 जिगजैग मैनर में चल रही होती है। तो ऐसे यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ आया, इधर आया, इधर आया, इस तरीके से ऐसे कैसे भी बना दो, जरूर नहीं पर मेरे तरह से बनाओ। तो ऐसे 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 मूव करना, तो दिस जिगजैग मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स उसने ऑब्जर्व करा। तो ये पाया गया कि जब हम कोलोइडल पार्टिकल को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो दे ऑल्सो मूव इन जिगजैग मैनर लाइक दैट ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो दिस zigzag movement of colloidal particles in a colloidal solution is called Brownian movement। ठीक है, सिंपल। तो वो हमारी Brownian movement होती है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये क्यों होती है, कि भाई क्योंकि वो उसमें मिक्स तो मतलब घुल तो रहे ही नहीं है, तो वो पार्टिकल क्या होते हैं, मतलब नीचे आने की कोशिश करते हैं, पर जो हमारे डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो उन पे धक्का मारते रहते हैं, क्योंकि बहुत भारी तो वो होते नहीं है। भाई सस्पेंशन में अगर वो धक्का मारेंगे तो भारी है, तब भी नीचे बैठ जाएंगे, उनको ग्रेविटी खींच लेगी। बट ये कोई इतने हैवी नहीं होते हैं क्योंकि मिक्स नहीं हो रहे होते, पर ये नीचे आने की जब भी कोशिश करेंगे तो कोलोइडल जो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल हैं वो उनके साथ बोम्बार्डमेंट करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। तो ये आने को ये मारा धक्का, फिर ऊपर गया, फिर इधर से फिर मारा धक्का। तो इस तरीके से ड्यू टू द बोम्बार्डमेंट मतलब टकराना, ठीक है, टकराना उनका डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स के साथ जो होता है, उसी वजह से उनमें ये जिगजैग मोशन हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। एंड दिस जिगजैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, इसका एक तरीके से क्या फायदा होता है, इट प्रिवेंट्स द सेटलिंग डाउन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल।
तो ये कोलोइडल पार्टिकल को नीचे नहीं बैठने देता, तो नीचे नहीं बैठेगा तो वो एक स्टेबल सिस्टम बना रहेगा। समझ में आ रही बात? तो ये एक तरीके से इसकी क्या है इंपॉर्टेंस, यहाँ पे कंसिक्वेंस है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द सेटलिंग डाउन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, दैट मेंटेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ अ कोलोइडल सिस्टम। क्लियर? तो ये हमारी थी ब्राउनियन मूवमेंट। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आएंगे जो कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, लाइट से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, दैट इज टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल प्रभाव 9th में भी तुमने कर रखा होगा ना निशा, तुमने इंग्लिश में कर रखा होगा। तो वी विल डू नाउ टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो देखो टिंडल इफेक्ट टिंडल जी भी साइंटिस्ट ही थे, ठीक है। इन्होंने देखो क्या देखा, उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि जब कभी भी कोलोइडल पार्टिकल्स पर ना लाइट पड़ती है, ठीक, तो वो क्या कर देते हैं, उसको वो ऐसे वाइब्रेट करने लग जाती है, ठीक है। ये भी ये कोलोइडल पार्टिकल है, इस पर लाइट पड़ी, तो ये क्या हुआ कि इसने उस लाइट को ले लिया और ऐसे 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 हिलने लग गया उस एनर्जी से। तो हिलेगा तो वो उसी लाइट को फिर से फेंकेगा, अब उसको सारी तरफ फेंकेगा, चारों तरफ से फेंकेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर डायरेक्शन में उसी लाइट को वो फेंकेगा। तो ऐसे अगर कोलोइडल पार्टिकल्स पे जैसे ही लाइट पड़ेंगी तो वो उसको क्या कर देता है, फैला देता है, स्कैटर कर देता है। तो दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट डन बाय कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। उसी को ही हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। देखा तुमने, ध्यान करो, कभी रोशनदान ऐसे थोड़ा बंद सा कमरा है, रोशनदान में से रोशनी आ रही होती है तो ऐसे वो फैल रही होती है, क्योंकि रोशनदान की तो इतना वो है, तो अगर वो नहीं फैल रही होती तो ऐसी सीधी सीधी लाइट आती, पर वो ऐसे करके फैल के आ रही होती है। तो कौन फैला रहा है उनको, जो एयर में डस्ट के पार्टिकल्स हैं। एयर में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं बेटा जो कोलोइडल रेंज के होते हैं, तो जैसे ही उनके ऊपर लाइट पड़ती है वो उसको फैला देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। एंड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डन बाय कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तुमने देखा है कि जो समुद्र है उसका रंग नीला होता है, जो हमारा आसमान है उसका रंग नीला होता है। वहाँ किसी ने जाके ब्लू इंक को स्प्रे किया या समुद्र में किसी ने नीला रंग घोला है? नहीं बेटा, उसमें जो नीला रंग, जो नीली आभा आ रही है ना, तो दैट ब्लू कलर इज ड्यू टू टिंडल इफेक्ट देयर। कैसे? देखो, सूरज से रोशनी आई और जो मतलब जो हमारे एक तरीके से क्लाउड्स भी बनते हैं उनमें भी कोलोइडल रेंज के पार्टिकल होते हैं, और एयर में तो बहुत सारे हैं। देयर आर मतलब एक तरीके से लार्ज नंबर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इन एक तरीके से क्या है जो आसमान में, ठीक है, इन द आसमान को इंग्लिश में क्या बोले, स्काई, ठीक है। तो स्काई में बहुत सारे कोलोइडल रेंज के पार्टिकल हैं, समुद्र में, सी में भी बहुत सारे कोलोइडल रेंज के पार्टिकल्स हैं। तो जैसे ही लाइट उन कोलोइडल, देखो अब जैसे ये सूरज है, यहाँ सारे कोलोइडल पार्टिकल फैले हुए हैं, तो जैसे ही उन पर पड़ेंगे वो कोलोइडल पार्टिकल लाइट को फैलाएंगे। अब जब फैलाएंगे, ठीक है, तो देखो क्या होता है कि एक हमारा रिलेशनशिप होता है फिजिक्स में, अब मुझे नहीं पता उसका नाम एग्जैक्टली क्या है और कहाँ पढ़ोगे, बट एक रिलेशनशिप होता है, उसके हिसाब से क्या होता है कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा की पावर 4। लेम्डा की पावर 4 मतलब जिस रेडिएशन की जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, 4 गुना ज़्यादा होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि वेवलेंथ जितनी कम होगी उतनी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। अब देखो ये हमारा विबग्योर होता है, भाई रंग तो हम इन्हीं रेडिएशंस का ही देख सकते हैं। अब जब हम ऐसे वायलेट से रेड की तरफ चलते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, तो किन की कम वेवलेंथ होती है, देखो जितने ब्लू टिंज है, वायलेट, बैंगनी कलर, इंडिगो भी क्या होता है, ऐसे गाढ़ा नीला सा होता है, ब्लू तो ब्लू होता ही है। तो जो ब्लूइश शेड्स हैं उन सब की वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है। तो जब सन की रेडिएशन पड़ेगी कोलोइडल पार्टिकल पर तब वो फैलाएंगे, तो सबसे ज़्यादा वो कौन से कलर की रेडिएशन को फैलाएंगे, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो सबसे कम किसकी होती है, नीले रंगों की। तो नीला रंग ही हमें फैली हुई रेडिएशन में सबसे ज़्यादा दिखेगा। तो इसलिए हमें जो एक तरीके से सी का कलर है और जो समुद्र का रंग है वो हमें कैसा नज़र आता है, इट अपीयर्स ब्लूइश, ठीक है। समझ में आ रही बात? ड्यू टू स्कैटरिंग डन बाय कोलोइडल पार्टिकल्स बिटवीन द, एक तरीके से क्या है, बिटवीन द लाइट एंड द, जो भी सोर्स है जहाँ तक लाइट पहुँच रही है, ठीक है। आ रही बात समझ में?
तो ये हमारा क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है। इसके भी अब हम मतलब इसके भी देखो कुछ एक तरीके से एग्जांपल्स हैं, तो वो तुम्हें मैंने अभी जैसे बता भी दिया है। एक तो जैसे सिनेमा हॉल है या कोई भी रोशनदान है, तो वहाँ से लाइट का फैलना टिंडल इफेक्ट को शो करता है। जो ब्लू कलर है स्काई का, सी का, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो हमारे तारे चमकते हैं, ठीक है ना, ऐसे मतलब टिमटिमाते हैं, है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होता है ना जो, तो उसमें भी थोड़ा सा रोल टिंडल इफेक्ट का होता है। ये तुमने 10th में भी पढ़ा था, है ना, कि तारे को टिमटिमाते हैं, तो वो आई थिंक उसमें रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, है ना। तो वो भी रीज़न होता है, बट इसका एक और भी रीज़न होता है कि मतलब टिंडल इफेक्ट भी इसका हम थोड़ा रीज़न कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा क्या होता है कि भाई जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है, जब सन से हमारी रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है, तो अब देखो जो हमारे तारों की जो लाइट होती है वो एक तरीके से बहुत कम पड़ती है, ठीक है। तो जब उनके ऊपर कोलोडल पार्टिकल पे पड़कर जब तारों भाई उन्हीं के थ्रू तो लाइट लेंगे, तो अगर क्या है कि कभी स्कैटरिंग कम होगी तो वैसे हो जाएंगे, ज़्यादा होगी तो फिर वैसे हो जाएंगे। अब क्योंकि हम कहीं कैसे तो फिर सूरज भी हमारा टिमटिमाए, पर क्योंकि वो काफ़ी नियर है तो उसकी फिर मतलब लाइट का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है कि वो हमें कम ज़्यादा हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पर तारे बहुत दूर हैं। तो उनसे होकर जब एक तरीके से लाइट हम पर आती है कोलोडल पार्टिकल्स में से गुजर के, तो क्या होगा, कभी छोटे पर पड़ी तो कम दिखेंगे, ज़्यादा पर पड़ेगी तो ज़्यादा दिखेंगे। तो हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को भी कुछ हद तक उसका रीज़न हम टिंडल इफेक्ट भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टिंडल इफेक्ट था। इसका देखो एक इम्पॉर्टेंस है कि इसकी हेल्प से ही हमने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को बनाया है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अलग माइक्रोस्कोप है, जैसा तुमने लैब में देखा है, जब हमने लैब सेट करी थी तो तुम सबने देखा भी थे ना बेटा माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप ही होता है वो, पर उसमें हम क्या कर देते हैं, टिंडल इफेक्ट की अरेंजमेंट कर देते हैं। कैसे करेंगे, अच्छा एक बात और होती है बेटा कि जो स्कैटरिंग होती है वो बेस्ट ऑब्जर्व होती है जब हम राइट एंगल पर स्कैटरिंग को देखें। तो जैसे भाई ऐसे चल रहा है हमारा, है ना, यहाँ कोलोडल पार्टिकल है और ऐसे फैल रहा है, तो ये डायरेक्शन है लाइट का, है ना, थ्रू द कोलोडल पार्टिकल। अब मैं ऊपर से अगर देखूँ तो राइट एंगल पर बेस्ट ऑब्जर्व होता है जो हमारा टिंडल इफेक्ट होता है। तो अब हम क्या करें कि भाई जैसे माइक्रोस्कोप है और उसके नीचे हमने अपना कोलोडल सोल्यूशन रखा देखने के लिए, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, उस पर 90 डिग्री से, यहाँ से देख रहे हैं तो 90 डिग्री से हम उस पर क्या डालें, लाइट को डालेंगे। अब जो स्कैटर्ड लाइट है ना, जो वो स्कैटर करके मतलब जो स्कैटर्ड लाइट है उस पोर्शन को हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे, बजाय कि कोलोडल पार्टिकल को हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसने जब स्कैटरिंग करी तो देखो हम उसको कैसे देख पाएंगे कि जो कोलोडल पार्टिकल हैं जब लाइट को स्कैटर करेंगे तो जो मतलब जैसे अब ऐसे समझो एग्जैक्ट कोलोडल पार्टिकल हम नहीं देख पाते, वो बहुत छोटे होते हैं, हमारी आंखें जितना देख सकती हैं उससे वो बहुत कम साइज के होते हैं। पर वो क्या करेंगे कि भाई जैसे लाइट उनके ऊपर पड़ी तो उसने क्या करा, लाइट को ऐसे स्कैटर करना शुरू कर दिया, और स्कैटर्ड लाइट में कैसा शेड दिखेगा, ब्लूइश टिंज दिखेगी। तो हम जब माइक्रोस्कोप से उसको देखेंगे ना, सोल्यूशन को ही हम बेशक ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि कहीं और तो कैसे करेंगे, तो पर हमें कोलोडल पार्टिकल नहीं दिखेंगे, हमें क्या दिखेंगे, छोटे छोटे ऐसे समझो नीली नीली छोटी छोटी बॉल ऐसे 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 जिगजैग मैनर में घूमती हुई नजर आती है। वो जो नीली नीली बॉल है वो कोलोडल पार्टिकल नहीं है, वो एक तरीके से क्या है, उनके द्वारा स्कैटर्ड करी गई हमें लाइट कहीं 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 नजर आ रही है। तो उन पर्टिकुलर हम नीले नीले छोटे छोटे उनको कणों को गिनकर ये भी काउंट कर सकते हैं कि इतने पर्टिकुलर पोर्शन में कितने नंबर ऑफ कोलोडल पार्टिकल है। तो इसलिए तुमने ध्यान दिया होगा जब मैंने शुरू से बोला है कि विजिबिलिटी में जब देखा है तो मैंने ऐसे नहीं कहा कि वी कैन सी देम फ्रॉम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। जनरली मैंने बोला है कि वी कैन ऑब्जर्व देम फ्रॉम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, कि हम उनसे ऑब्जर्व कर सकते हैं नीली नीली छोटी बॉल्स के रूप में वी कैन ऑब्जर्व कि हाँ भाई हैं ये उनमें कोलोडल पार्टिकल, बट वो हम ड्यू टू टिंडल इफेक्ट उनको ऑब्जर्व कर पाए। तो जब हम एक सिंपल माइक्रोस्कोप में टिंडल इफेक्ट की भी अरेंजमेंट कर देते हैं तो दैट विल बिकम द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप थ्रू विच वी कैन ईजिली ऑब्जर्व द कोलोडल पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये था टिंडल इफेक्ट।